केमिस्ट्री की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पहले वीडियो थोड़ा इस हो गया था, दोबारा बनाया मैंने। इलेवंथ केमिस्ट्री अष्टक नियम के अपवाद है। हेडिंग अपना अष्टक नियम का अपवाद करते जो 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दर्शाएंगे परमाणु, मतलब जो यौगिकों में 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे केंद्रीय परमाणु पर, वो अष्टक नियम के अपवाद में आते हैं। यहाँ पर दो यौगिकों के बारे में बात चलेगी, एक तो इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक और एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। नाम से पता पड़ रहा है जिनमें केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन से कम हो, 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। और जिन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, उसे बोले इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक। और ये सब अष्टक नियम अपवाद में आते हैं। और केंद्रीय परमाणु कैसे डिसाइड करेंगे, तो जिस यौगिक में जिस तत्व के परमाणु की संख्या कम हो वो केंद्रीय परमाणु हो जाएगा। जैसे PCl5 में फास्फोरस का एक ही परमाणु है तो ये केंद्रीय परमाणु हो जाएगा। क्लोरीन के 5 ही वो नहीं होगा, ध्यान रखना। जो कम होगा वो केंद्रीय परमाणु होगा। SF6 में सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर केंद्रीय परमाणु होगा। आयोडीन एप्टाफ्लोराइड में आयोडीन केंद्रीय परमाणु होगा। तो जिसकी संख्या कम होगी केंद्रीय परमाणु होगा। तो इसमें आप साथ साथ लिखना मेरे, वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक होती है, मतलब वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु पर सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक होती है, अष्टक का प्रसार दिखाते हैं। अष्टक का प्रसार मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिखाना या 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होना, उसे बोलते हैं अष्टक का प्रसार। अष्टक का प्रसार दिखाते हैं मतलब जिन अणुओं में केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक होती है, 8 से ज़्यादा होती है, वो अष्टक का प्रसार दिखाते हैं। ऐसे यौगिक इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा संख्या होने वाला ऐसे यौगिक इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक कहलाते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक होती है, अष्टक का प्रसार दिखाते हैं। ऐसे यौगिक इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक कहलाते हैं। मतलब जहाँ भी इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि उसको समझ में आ जाएगा आपको। जैसे एग्जाम्पल है PCl5, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। मैंने आपको पहले कक्षा में बताया कि फास्फोरस की संयोजकता 3 भी होती है और 5 भी होती है। दोनों संयोजकता फास्फोरस दिखाता है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बना के समझाऊँ भी, स्ट्रक्चर आगे बताया जाएगा पूरा बना के। 5 यहाँ पर 5 क्लोरीन है और 1 क्लोरीन, आप ऊपर जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितने क्लोरीन है, टोटल 5 क्लोरीन है। ये कौन सा बंध है बताओ, ये बंध है सहसंयोजक बंध है। जहाँ फास्फोरस जो केंद्रीय परमाणु है उसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, जो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, इसलिए अष्टक का प्रसार दर्शाता है PCl5। देखो यहाँ फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन गिने तो 1 1 2, भाई ये सहसंयोजक बंध और दोनों की साइज धरिए, दोनों का हक होता है ना, आपको याद है इसे। इस पास पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 1 4 2 6 2 8 और 2 10। तो PCl5 में फास्फोरस के पास, तो फास्फोरस कौन सा परमाणु है, केंद्रीय परमाणु। मैंने कहा था जिसकी संख्या कम होती है उसे केंद्रीय परमाणु कहा जाता है। तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कौन है, फास्फोरस। जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, इसके पास केंद्रीय परमाणु के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो PCl5 अष्टक का प्रसार दिखाता है। क्या दिखाता है, PCl5 अष्टक का प्रसार दिखाता है। PCl5 का नाम क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अपन किस यौगिक की बात करें बेटा बताओ, अपन बात करें इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक की। इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक कौन होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो, ज़्यादा हो, उन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक।
जिनमें 8 मतलब इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो। बेटा अगर मैं थोड़ी स्पीड तेज़ लग रही हो तो उसको आप कम स्पीड में देख लेना, क्योंकि तो यूट्यूब पे मिलेगा वीडियो आपको, है ना। तो स्पीड कम के ऑप्शन होता है वो आपको पता है इसे, है ना। बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल था ये। सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं SF6 की। इसका नाम है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6। इसकी स्ट्रक्चर भी अपन बताएं, हालांकि स्ट्रक्चर वगैरह आपको आगे बताई जाएगी इसकी, तो आपको इसे परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ आपको स्ट्रक्चर के बारे में इसकी, जैसे स्ट्रक्चर आगे बताई जाएगी हालांकि आपको इसकी। तो SF6 की स्ट्रक्चर फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके पास सल्फर के पास यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक है SF6 में, क्योंकि SF6 में सल्फर जो केंद्रीय परमाणु है उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। ये भी अष्टक नियम का प्रसार दिखाता है, अष्टक से प्रसार दिखाता है। मतलब इसके केंद्रीय परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन SF6 में। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी अष्टक का क्या दिखाता है बेटा? प्रसार दिखाता है। इसी प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं अष्टक के प्रसार दिखाने वाले, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो अष्टक का प्रसार दिखाते हैं। ठीक है बेटा, बहुत आसान चीजें हैं। एवं फिर समझा देता हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक कौन होते हैं। वे अणु या वे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 8 से ज़्यादा होती है या 8 से अधिक होती है, वो अष्टक नियम से प्रसार दिखाते हैं। उन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक। क्या कहते हैं उन्हें? इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक। बच्चों अब एक और तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, और वो है IF7। बार बार तो बताऊँ नहीं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको पता चली गया, क्योंकि आयोडीन के यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, 7 है 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। आपको पता है सल्फर के बाय तो कोष इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, फास्फोरस के बाय तो कोष होते हैं 5, क्योंकि फास्फोरस किस परिवार का तत्व है? नाइट्रोजन परिवार का तत्व है, नाइट्रोजन परिवार का तत्व है। मैंने बता रखा है आपको, नेपाल पाकिस्तान से सब बिकारी है ना। नाइट्रोजन का परमाणु क्रम, यहाँ पर इसका बाय तो कोष होता है, यहाँ पर इसके बाय तो कोष होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। 2,5 होता है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोष में। तो पास होंगे 2,5, 5 ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में, सॉरी 2,8,5 है ना। तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है बताओ 5 है ना, इस तरीके से। तो बाह्यतम कोष के 5 और 5 क्लोरीन के 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के, और 6 6 12 इलेक्ट्रॉन। ऐसे आयोडीन के कितने होंगे? बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयोडीन किस वर्ग का तत्व है? हेलोजन का। और हेलोजन के बाह्यतम कोष में 2,7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जरूरी हर बार 2,7 ही आएगा, 2,8,7, लेकिन बाह्यतम कोष में तो में से 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 7 ये रे, 7 ये रे कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अष्टक नियम से प्रसार दिखाता है। इन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक। इसकी स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं, हालांकि स्ट्रक्चर नहीं पूछते, ये आगे काम आएगा कैसे बनाई जाती है। स्ट्रक्चर बहुत आसान है, आगे अपन वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे। इसमें वेस्पर थ्योरी वहाँ पर समझाया जाएगा आपको भाई कैसे बनाया जाता है इसकी स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आयोडीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, और 7 यहाँ पर लिए फ्लोरीन के साथ किए रखी, तो 7 और 7 कितने होंगे? 14 हो गए। तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक से क्या दर्शा रहा है बताओ बेटा? प्रसार दिखा रहा है, अष्टक का प्रसार दिखा रहा है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है बताओ? धनी यौगिक है। वे अणु या वे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक होती है, अष्टक का प्रसार दिखाते हैं। ऐसे यौगिक इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक कहलाते हैं, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं। जैसे PCl5 में इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, SF6 में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, IF7 इसका नाम है आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से बहुत आसान चीज़ें हैं। एक और एग्जांपल इसमें बहुत सारे ले सकते हैं अपन, लेने में अब डायरेक्ट बताऊँ मैं इसमें। जैसे SF6 है, सॉरी SF4 है, आसान है। सल्फर के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 फ्लोरीन के तो 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे टोटल। अगर मैं IF5 की बात करूँ, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड की, तो यहाँ पर आयोडीन के 5 और 7 12 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो सब कौन से यौगिक है? इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक। आगे समझ में आपको?
अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक या न्यून अणु। इलेक्ट्रॉन न्यून का जानते हो, जिनके केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या 8 से क्या होती है, कम होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून। इलेक्ट्रॉन धनी तो कौन होगा, जिनके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, और न्यून कौन होगा, जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो इसमें लिखेंगे अपन वे अणु जिनमें मेरे साथ साथ लिखना है बेटा आपको, जिनमें केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम होती है। क्या लिखा आपने, वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम होती है, 8 से कम होती है, इलेक्ट्रॉन न्यून अणु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून अणु कहलाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अणु। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, मेन एग्जाम्पल से क्लियर होंगी चीज़ें आपके। जैसे एग्जाम्पल है BeCl2 मतलब बेरिलियम डाइक्लोराइड। बेरिलियम के बाद तो उसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्लोरीन से 2 बंद बनाएंगे तो यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन 8 से कम है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। फर्स्ट एग्जाम्पल था BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड। BF3 की स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान होता है, इस तरीके से बनती इसकी स्ट्रक्चर। बोरोन के बायोकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 2,3 होता है ना विन्यास बोरोन का। बेरिलियम क्या होता है 2,2, बायोकोष में 2 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के। बोरोन के बायोकोष में 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ये, और 3 फ्लोरीन से क्रिया करेंगे तो कितने होंगे टोटल 6, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, बेरिलियम के 1 और 1 के 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 और 2 कितने होंगे 4, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। आया समझ में आपको। तो BeCl2 में टोटल बेरिलियम की बात कर रहा हूँ, केंद्र परमाणु की, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते 4, और यहाँ कितने होते बताओ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात का अर्थ आप समझ गए होंगे ना। और आगे बताऊँ मैं आपको, ZnCl2 की बताऊँ बातें। तीसरा एग्जाम्पल ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड, जिंक डाइक्लोराइड भी कहते हैं इसे, ZnCl2 इस तरह के सिस्टम। इसमें पास भी इलेक्ट्रॉन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका कितने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जिंक के बाद तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4s2 विन्यास पढ़ा है आपने जिंक का, बाह्यतम कोशिश का। अगर मैं जिंक के इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करूँ तो बता रखा है आर्गन 3d10 और 4s2, तो 4s2 है ना, और ये तो इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास है। बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की ना टोटल जिंक में 2, ये बाह्यतम कोष है। छोटा कोष बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन टोटल जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ये रहे, मतलब ये एक तो क्लोरीन का, ये तो 2 ये अरे 2 टोटल कितने 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यून यौगिक है या न्यून अणु है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। यहाँ पर Al और कितने Cl है, 3 Cl है, तो यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम के बायोकोष में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का विन्यास क्या होता है 2, 8, 3, और बायोकोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए यहाँ पर टोटल कितने होंगे, एल्यूमिनियम के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून अणु है। क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून अणु। जिनके बायोकोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ 8 से कम होते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून, और जिसमें 8 ज़्यादा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन धनी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी। बेटा अपना अगला हेडिंग है परिवर्तनशील संयोजकता। बेटा अभी आपको उपसंयोजक बंध नहीं पढ़ाया गया है, सिर्फ आपको 2 बंध पढ़ाए गए, एक तो आयनिक बंध और एक सहसंयोजक बंध। उपसंयोजक बंध इसके बाद पढ़ेंगे, पहले ये डिटेल पढ़ना जरूरी है। तो अपन हेडिंग क्या डाल रखा है, परिवर्तनशील संयोजकता। इसके बारे में आपको पहले समझा रखा है, और आज से लिखा भी देता हूँ इसे। तो इसमें आपको मैंने बताया भी था कि अगर बहुत से तत्व ऐसे होते हैं जो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। इसे भी मैं बात करूँ फास्फोरस की, फास्फोरस 2 संयोजकता दर्शाता है, PCl3 के लिए 3 और PCl5 के लिए 5। अब ऐसा क्यों होता है,
ये सब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने दूसरे परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करके नए बंध बनाने की कोशिश करेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतनी यहाँ पर संयोजकता रहेगी। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित मतलब जिसमें जोड़े नहीं बने हों, क्योंकि भाई जोड़े नहीं बने होंगे तभी तो बंध बनाया जाएगा ना दूसरे परमाणु के द्वारा। वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो दोनों में बंध बन जाएगा। तो उतनी संयोजकता यहाँ पर होगी। तो इसमें अपन लिखते हैं पहले देखो, कुछ तत्व परिवर्तनशील संयोजकता, कुछ तत्व परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कुछ तत्व परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जैसे PCl3 व PCl5 में फास्फोरस की संयोजकता, PCl3 व PCl5 में फास्फोरस की संयोजकता क्रमशः 3 व 5 है। मतलब PCl3 के लिए तो फास्फोरस की होती है 3 और PCl5 के लिए फास्फोरस की 5। तो फास्फोरस यहाँ पर दो संयोजकताएं दर्शाता है, एक तो 3 और एक 5। एक तो 3 संयोजकता है, एक 5 संयोजकता। अब इसका कारण क्या है तो उसको कारण को समझते हैं। अब ऐसे कुछ तत्व और बहुत सारे होते हैं। पहले अपन क्लोरीन को लेते हैं, फास्फोरस को भी लेंगे, क्लोरीन को भी लेंगे। अपन एक एग्जाम्पल से लेते हैं। पहले अपन लेते हैं सल्फर को। क्या लेते हैं पहले? सल्फर को। पहले अपन लेंगे सल्फर को। सल्फर की इंसुलिन दर्शा सकता है। तो सल्फर का पहला परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, 16 होता है। विन्यास इसका लिख लो पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 2 4 6 10 2 12 4 16, 3p4। इस तरीके से ध्यान रखना, ये सब होता है रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति के कारण। किसमें रिक्त डी कक्षक हो सकता है? तो तुम्हें पता है कि दूसरा अगर शेल दे रखा हो, दूसरा कक्षा दे रखा हो, तो उसमें 2d तो बन ही नहीं सकता। लेकिन तीसरा हो तो तीसरे में तो 3d हो सकता है, खाली कक्षक हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्तेजित अवस्था में खाली कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है, अभी देखो कैसे समझाता हूँ मैं आपको इसका। ये इसका मूल अवस्था में है भाई विन्यास, मूल अवस्था में इसको मैं बाह्यतम विन्यास लिख लेता हूँ। फिर ओनली इसको मैं कह सकता हूँ नियोन कह सकता हूँ ना, इसको नियोन। 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 6 10 नियोन। और यहाँ पर क्या है 3s2, 3p4। 3s2 को अपन इस ऐसे बॉक्स में लिख लेते हैं कक्षक के रूप में। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है इसके। p में 3 कक्षक होते हैं, तो यहाँ पर 3 कक्षकों में पहले हुंड के नियम से एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर यहाँ पर इसका जोड़ा बनाएंगे। और यहाँ पर हम 3D कक्षक को उतार सकते हैं, खाली कक्षक को, क्योंकि 3D यहाँ पर कक्षक होता है। 2D तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दूसरे कोश में D नहीं हो सकता, तीसरे में होता है D। मैंने बताया रखा आपको, पहले के लिए 1s होता है, दूसरे के लिए 2s 2p होता है, फिर 3s 3p 3d होता है, फिर 4s 4p 4d 4f होता है। आपको पता है ऐसे है ना 3D। यहाँ पर 5 कक्षक उतार दे, 1 2 3 4 और 5। अब इसका अपन एक एक उत्तेजित अवस्था में विन्यास लिखना बैठते हैं, है ना। पहले लिखेंगे हम प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था में विन्यास लिखेंगे पहले। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था का अर्थ होगा यहाँ पर इस जब अपन इसको हीट देंगे या ऊर्जा देंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप लगा के खाली रिक्त कक्षकों में चले जाते हैं। तो इसका विन्यास क्या होगा प्रथम उत्तेजित अवस्था में? देखना, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे, 3p में कक्षक खाली हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन जंप लेके कहाँ चला जाएगा? इस 3D वाले में चला जाएगा। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस तरीके से। अब इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बताओ? 1 2 3 4। तो संयोजकता यहाँ पर तो थी 2,
सल्फर की संयोजकता यहाँ कितनी हो सकती है, सल्फर की संयोजकता यहाँ पर बताओ, यहाँ पर इसको देखते हुए कितनी हो सकती है, 2, क्योंकि यहाँ पर 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जितने युग्मित इलेक्ट्रॉन उनकी संयोजकता है, ध्यान रखना है ना। लेकिन यहाँ पर बताओ आप, यहाँ कितनी हो सकती है संयोजकता सल्फर की, 4 हो सकती है, तो यहाँ पर कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, तो संयोजकता कितनी होती है सल्फर की, 4 हो सकती है। लेकिन हमें द्वितीय एक और इलेक्ट्रॉन जा सकता है, फिर तो नहीं जा पाएगा इसके अलावा, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, मतलब पेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाएंगे। फिर द्वितीय उत्तेजित अवस्था, अब द्वितीय अवस्था में क्या होगा बेटा, देखो समझना इस चीज को। फिर अपन यहाँ पर वही 5 कक्षक उतारेंगे यहाँ पर। अब एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये कहाँ जाएगा, द्वितीय यहाँ पर चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक और कक्षक में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर, तो टोटल युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 6, 1 3 4 2 6, तो इसकी संयोजकता कितनी हो सकती है इस कंडीशन में, 6 हो सकती है, 6। तो सल्फर की संयोजकता कितनी हो सकती है, एक तो हो सकती है 2, एक हो सकती है 4 और एक हो सकती है 6। 2 किस कंडीशन में, मूल अवस्था में, जब यहाँ पर 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई भी परमाणु आके जुड़ जाएगा तो यहाँ बंद बना लेगा, तो यहाँ 2 संयोजकता सकती है। यहाँ पर 4 आके, चारों के इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाएंगे, 4 बना सकते हैं। यहाँ पर 6 जुड़ सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको SF6, यहाँ पर 6 फ्लोरीन जुड़ के, फ्लोरीन के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 8, मतलब बाह्यतम कोष में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेगा आपस में, तो 8 हो जाएंगे फ्लोरीन के। और सल्फर के यहाँ पर सल्फर भी आपस में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा फ्लोरीन के साथ, तो सल्फर के भी यहाँ पर 8 हो जाएंगे, सॉरी सल्फर के 12 हो जाएंगे। सल्फर का अष्टक नियम का SF6 में क्या करता है बताओ, प्रसार करता है, अष्टक नियम का अपवाद है। तो सल्फर की संयोजकता बेटा कितनी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, किस कंडीशन में, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में। प्रथम में कितनी हो सकती है सल्फर की संयोजकता, 4 हो सकती है, और मूल अवस्था में कितनी हो सकती है सल्फर की संयोजकता, 2 हो सकती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते सल्फर के बाद लेते अपन क्लोरीन। चलो भाई, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, इसको भी लिखते हैं। मेरे साथ साथ आप ऐसे नोट्स बनाना, साथ साथ लिखना। कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो एक बार आप दोबारा फिर देख लेना, फिर भी नहीं आए तो फ़ोन करके पूछ लेना, बहुत सारे तरीके हैं। ये मूल अवस्था का विन्यास है बेटा। बाह्यतम कोष की इसको लिख सकता हूँ नियोन, इसे लो। और बाह्यतम कोष का विन्यास है, देखो इसको समझाता हूँ मैं आपको। ये 3s, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3p में कितना है बेटा देखो, 5 इलेक्ट्रॉन है। 3p में 5 है, 3, अरे 2 सकता है, 5 है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 3d में क्या है, खाली रहेगा कक्षक, 3d खाली, 2 3 4 5। इसको देखते हो, इसकी संयोजकता सिर्फ 1 होती है बेटा। इसमें देखो एक ही युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक ही युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता सिर्फ क्या होगी बेटा, 1 होगी, है ना। इस कंडीशन में 1 होगी संयोजकता, तो एक ही युग्मित इलेक्ट्रॉन है देखो, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। हम इसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था में इसका क्या लिखता हूँ, विन्यास लिखता हूँ। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगी संयोजकता इसकी, ठीक है। तो आगे समझना है इसकी। मैं बात कर रहे हैं इसका प्रथम उत्तेजित अवस्था में विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका विन्यास लिखते हैं बेटा, देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, वही चीज़ें सेम। इसको लिख लो आप, नियोन लिखने की जरूरत नहीं बार बार आपको, नियोन लिखो नहीं तो आपको समझ में आ ही गया। यहाँ मैं इसकी एक कक्षक उतार देता हूँ, 3s, 3p में, p में 3 कक्षक, d में 5 होते हैं, आपको सबको पता है ऐसे ही, 4 5। अब बच्चों देखो यहाँ पे तुम्हें पता है कि यहाँ पर खाली d कक्षक होता ही है 3 में, 3 कोष, सॉरी 3 कोष में, तीसरे कोष में। तो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। देखो बच्चों एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखो समझाता हूँ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा एक और इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो पहले तो मूल अवस्था में था, अब प्रथम उत्तेजित अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये यहाँ से, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ध्यान, ठीक है ना। तो इसकी हो जाएगी संयोजकता 3 हो जाएगी। तो यहाँ क्लोरीन संयोजकता कितनी हो सकती है बताओ, 3 हो सकती है।
इस कंडीशन में 3 हो सकती है। ओके बेटा, अब बात कर रहे हैं अपन की द्वितीय उत्तेजित अवस्था में विन्यास। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप ले जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर आ जाएगा यहाँ पर, ये ऐसा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, देखो। तो एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप चल जाएगा। प्रोडक्ट कितने को बताया यहाँ पर बेटा? 3 2 5 हो गए। क्लोरीन संयोजकता 5 हो सकती है। अभी एक और युग्मित है, इसको भी भेजेंगे। यहाँ क्लोरीन संयोजकता कितनी हो सकती है? 5 हो सकती है। अब एक और लेता हूँ मैं, तृतीय उत्तेजित अवस्था। तृतीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ बच्चों? तो समझना इस चीज को। थ्री डी 3p 3s, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब सब में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छलांग लेके लगा के आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये तृतीय उत्तेजित अवस्था में होगा ना। अभी यहाँ देखो 1 3 6 सॉरी 1 3 4 3 7, तो यहाँ संयोजकता कितनी? क्लोरीन की 7 है। क्लोरीन की संयोजकता बेटा यहाँ पर कितने बच्चों बताओ? 7 है। तो यहाँ क्लोरीन की 3 संयोजकता हो सकती है। एक तो 1 1 3 1 5 और 1 7। यहाँ क्लोरीन की संयोजकता टोटल 4 संयोजकताएं। 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है और 7 हो सकती है। आसानी समझ में आ गया होगा आपको। बिल्कुल इस तरीके से आप और की भी निकाल सकते हो। आप एक नाइट्रोजन की भी निकाल सकते हो, नाइट्रोजन, लेकिन किसी भी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर 2D बनता नहीं कोश, इसलिए सिर्फ उसकी संयोजकता 3 या अधिकतम 4 हो सकती है बस ओनली। वो भी अमोनियम के केस में 4 होगी बस, है ना। जिसमें 1 तो 3 तो रहेंगे सहसंयोजक बंध, देखो सहसंयोजक बंध है, और एक रहेगा वहाँ पर उपसहसंयोजक बंध। मैंने पहले बता रखा है बोर्ड पे आपको चीज़ें, है ना। तो इस तरीके से कुछ समझ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, आसान चीज़ें हो, है ना। ठीक है बेटा, आगे बस है समझ में आपको। बहुत आसान चीज़ें हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप बड़े बार बार पढ़ोगे चीज़ें तो पूरी तरह से आपकी क्लियर हो जाएगी, और अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा चीज़ें, है ना। और आप कंप्लीट आराम से हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, एक और नाइट्रोजन का बताता हूँ मैं लास्ट आपको। नाइट्रोजन का लेते हैं। विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3। अब 2 में 2d तो बन नहीं सकता काली कोश। 2s के 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो आप यहाँ पर, 2p के 3, एक इलेक्ट्रॉन। 2d बन नहीं सकता, 2d उतारने की जरूरत नहीं है। तो आप देखो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ ओनली 3 हो सकती है या फिर 4 हो सकती है। इसे नाइट्रोजन तक क्या हो सकती है? ओनली 3 हो सकती है, क्योंकि यहाँ 3 ही युग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित जहाँ पर जोड़े नहीं है, देखो यहाँ 3 ही युग्मित इलेक्ट्रॉन है। इससे तक नहीं हो सकती, नाइट्रोजन की 3 हो सकती है। लेकिन अमोनियम ये होता है, यहाँ पर एक बंद होता है, इसे बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ना। इस बंध को बोलेंगे यहाँ पर उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक है ना, बंध बनेगा यहाँ पर। और यहाँ तीनों रहेंगे ना, तीनों ये तीनों रहेंगे यहाँ पर सहसंयोजक बंध वाले इलेक्ट्रॉन। फिर अमोनियम के केस में होता है ऐसा, जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल बताऊं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 3, ये यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, या नाइट्रोजन पाए तो कुछ समय होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ये रहे। मैं अलग अलग शेयर से बनाता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बच रहा है, इसे बोलते हैं LP, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अगर मैं यहाँ पर कोई भी H+ आयन लगाता हूँ, H+ आयन का जानते हो, जहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में होते एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ एक भी त्याग देगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, जो इसको क्या करता है? डोनेट कर सकता है ये, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण है। अष्टक पूर्ण होने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु को दे रहा है, तो वहाँ बनने वाला बंध कहलाता है उपसहसंयोजक बंध। एक बार फिर बोल रहा हूँ, अष्टक पूर्ण होने के पश्चात किसी परमाणु के द्वारा कोई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा
किसी अन्य परमाणु को डोनेट किया जाता है या दान किया जाता है तो उससे बनने वाला बंध कहलाता है उपसंयोजक बंध। यदि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसी परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु को डोनेट किया जाता है तो उसे बोलते हैं उपसंयोजक बंध। ये होता है, इसने डोनेट किया ना तो ये तो रहता है दाता और ये रहता है ग्राही। किसने लिया है? H+ ने, तो ये ग्राही है। और किसने डोनेट किया? N ने, तो ये दाता है। तो दाता से ग्राही के बीच बनता है ये बंध। और इसको मैं इसे ढंग से और समझाता हूँ आपको। देखो ये उपसंयोजक बंध है और ये 3 क्या है? सहसंयोजक बंध है। ये सहसंयोजक बंध है बेटा, ये भी क्या है? सहसंयोजक बंध। ये भी क्या है? सहसंयोजक बंध। और ये क्या है? उपसंयोजक बंध। तो समझाते हैं इसको। ये क्या है? सहसंयोजक, ये भी सहसंयोजक, ये भी सहसंयोजक, और यहाँ पर ये H, ये उपसंयोजक। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, देखो आप समझना। अब एक बात बताता हूँ आपको मैं। यहाँ H+ था ना इलेक्ट्रॉन, इसने इसको ले लेना तो इसका H+ हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ किस पे प्लस आ गया बताओ? N पे प्लस, क्योंकि ये नाइट्रोजन त्यागा ना तो N पे प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर समझ सकते हैं अपन, है ना। तो ये होता है अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन के संदर्भ में नाइट्रोजन संयुक्तता क्या होती है? 4 हो सकती है। देखो यहाँ पर एक तो ये 2, 3 और एक है 4, तो टोटल 4 है। ठीक है। ऐसे अमोनियम की संयुक्तता नाइट्रोजन संयुक्तता कितनी होती है? 3 होती है। लेकिन अमोनियम के केस में संयुक्तता कितनी होती है? 4 होती है। और ये प्लस हमेशा ध्यान रखना है, ये हमेशा जैसे NH4+ है, NH4+, ऐसे कोई भी, तो एक केंद्रीय परमाणु पे आता है हमेशा प्लस। जो कि यहाँ पर देखो प्लस कहाँ है? लास्ट में बताओ, केंद्रीय परमाणु पे आया। तो इस तरीके से समझ सकते हैं अपन, ध्यान रखना। आगे होगा शायद समझ में आपको। NH4+ मतलब अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में ध्यान रखना, जो प्लस है ना कहाँ आएगा? नाइट्रोजन आयन पे। और अमोनियम आयन की बात नहीं है, अगर H3O+ की बात करो, हाइड्रोनियम आयन की बात करो, तो O, ये प्लस कहाँ आएगा? O पर आएगा, क्योंकि O क्या है? यहाँ पर केंद्रीय परमाणु है। केंद्रीय परमाणु कैसे पहचानोगे? जिस परमाणु की संख्या कम होती है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 4, नाइट्रोजन कितने? 1, तो केंद्रीय परमाणु क्या रहेगा? नाइट्रोजन है, और प्लस वहाँ आएगा लास्ट में, अंत में। यहाँ H3O हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन की संख्या कितनी? 1, तो प्लस क्या आएगा? ऑक्सीजन पे आएगा, केंद्रीय परमाणु, क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पर, है ना। तो इसने इसको डोनेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ये जोड़ा था, इसका अष्टक पूरा हो गया था। अष्टक पूर्ण होने के बाद डोनेट करने पर, और एक और बात ध्यान रखना, अभी इस पे इसका भी हक है, नाइट्रोजन का भी, यूनिक डोनेट करने पे नहीं, फिर नाइट्रोजन का अष्टक खत्म हो जाएगा, ध्यान। तो इसका भी हक है इस पे, नाइट्रोजन का भी। और किसको डोनेट करता है बताओ? H+ को। तो देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, इस तरीके से। ठीक है, इसने इसको डोनेट कर दिया। यहाँ देखो ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 है ना, ऐसे। तो अष्टक पूर्ण होने के पश्चात डोनेट किया जाता है। अभी इसको और समझेंगे उपसंयोजक बंध में। अभी तो बस मैंने आपको थोड़ा समझाया था। H3O+ होता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। और बेटा ये क्या होता है? अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन के स्ट्रक्चर में क्या होता है? नाइट्रोजन अपना लोन पर किसको डोनेट करता है? H+ को डोनेट करता है, क्योंकि H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो डोनेट किसको करता है? H+ को, ताकि यहाँ पर एक उपसंयोजक बंध बन जाता है। क्योंकि उपसंयोजक बंध कहाँ से कहाँ बनता है? दाता से ग्राही के बीच में। दाता क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो किसको डोनेट कर देता है? ग्राही को। ये डोनर एटम है और ये क्या है? एक्सेप्टर एटम है। डोनर मतलब दाता और एक्सेप्टर मतलब ग्राही। दाता से ग्राही के बीच में बनता है कौन सा बंध? उपसंयोजक बंध। तो बेटा पहला सा एक वीडियो था, देखा, इसको आप समझो, सीखो, कितना आपको समझ में आए। 1-2 बार देखो, जब समझ में आएगा, स्पीड तेज लगती है तो स्लो करके देखना, पर आपको समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है बेटा, धन्यवाद।